हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो भी बच्चे 12वीं कक्षा में है और नेक्स्ट ईयर बोर्ड देने वाले हैं तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है अल्टरनेटिंग करंट। इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं जहां पर बच्चे बार बार फंसते हैं, इसीलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, नोट डाउन कीजिए। इसके बाद आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ने वाली कि भाई कैसे होगा क्या होगा, बिल्कुल नहीं। घर में रहिए, आराम से पढ़िए और फुल स्कोर कीजिए। तो आइए बच्चों देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चन आते हैं लेकिन बच्चे यहाँ फंस जाते हैं। ध्यान से देखिए, इन द सर्किट शोन व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इज डबल। फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, ये सप्लाई है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी कह रहा है डबल कर दिया जाए। हाउ शुड द वैल्यूज ऑफ L एंड C बी चेंज्ड सो दैट द ग्लो इन द बल्ब रिमेन अनचेंज्ड। ग्लो इन द बल्ब अनचेंज होनी चाहिए। हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई बढ़ा दिया। अल्टरनेटिंग करंट है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाया जा सकता है, तो फ्रीक्वेंसी हमने सप्लाई का बढ़ा दिया, मतलब वोल्टेज बढ़ा दिया। तो क्या होगा, और जब आपको बल्ब के जो ब्राइटनेस है उसको सेम रखनी है ना, ग्लो इन द बल्ब रिमेन सेम, तो L और C में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये है सवाल, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पहले बार बार पढ़नी चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इज डबल्ड, बल्ब के ग्लो को सेम रखना है। व्हाट चेंजेस शुड बी देयर इन L एंड C। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझनी पड़ेगी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से L और C को क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। हम लोगों ने L के लिए पढ़ा हुआ है, L के लिए क्या पढ़ा है हम लोगों ने, XL पढ़ा है ना। XL इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा इनटू L। तो कह रहा है फ्रीक्वेंसी ट्वाइस हो गया। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई फ्रीक्वेंसी, ये तो ओमेगा होता है। अगर आप फ्रीक्वेंसी को ट्वाइस करोगे, यहाँ देख लो ध्यान से, एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी ट्वाइस करोगे तो एक्सएल भी तो ट्वाइस हो जाएगा ना, एक्सएल ट्वाइस हो जाएगा, एक्सएल डैश 2f, राइट। तो एक्सएल तो ट्वाइस हो गया। अगर हम एक्सी की बात करें, एक्सी क्या होता है, 1 बाई ओमेगा सी होता है, और ओमेगा 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू सी। तो यहां से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी है। यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एक्सी कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम लोग जेड की बात करें, देखो ग्लो कब कांस्टेंट होगा, बल्ब का जो ग्लो है कब एक जैसा रहेगा, जब इंपिडेंस पे कोई फर्क ना पड़े। इंपिडेंस क्या होता है, इंपिडेंस हम लोगों ने पढ़ा था ना, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अगर इंपिडेंस चेंज होगा तभी तो करंट चेंज होगा इस सर्किट में। करंट चेंज होगा तब तो बल्ब के ग्लो पे फर्क पड़ेगा। करंट अगर कम होता है तो बल्ब की जो ब्राइटनेस है, जो ग्लो है, वो कम हो जाएगा। करंट अगर ज्यादा जाएगा तो बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, राइट। तो यहाँ पर हम लोग ये फंडा लगाते हैं, V इज इक्वल टू IZ, राइट। तो अल्टीमेटली हमें क्या सोचा हमने कि फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ चेंज होता है तो XL XC भी चेंज होगा, XL XC चेंज होगा। XL और XC अगर चेंज होता है तो इंपिडेंस चेंज होगा, इंपिडेंस चेंज होगा तो करंट चेंज होगा, और करंट चेंज होगा तो बल्ब की ब्राइटनेस भी तो चेंज होगी, ठीक है ना। ये सवाल है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि Z कांस्टेंट हो जाए, अगर हम लोग चाहते हैं कि Z कांस्टेंट हो जाए, तभी तो I भी कांस्टेंट होगा, तभी तो I भी कांस्टेंट होगा। तो Z को अगर हम लोग कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ गई तो L को आप कम कर दो। फ्रीक्वेंसी ट्वाइस हो गई तो इंडक्टर को L/2 कर दो। अगर फ्रीक्वेंसी 2f हो गई तो L को आप L/2 कर दो, तभी तो ये XL सेम रहेगा ना, 2 पाई फ्रीक्वेंसी L, ठीक है ना। और अगर कैपेसिटेंस, फ्रीक्वेंसी यहाँ 2f हो गई तो कैपेसिटेंस को C/2 कर दो, तभी तो XC सेम रहेगा। XL XC सेम तो Z भी सेम। बेचारा R कैसे वेरी करेगा, R तो बेचारा कांस्टेंट ही होता है, ठीक है ना। तो Z हो गया कांस्टेंट। फिर से बता रहा हूं मैं, अगर आपने फ्रीक्वेंसी को ट्वाइस कर दिया तो इंडक्टर को हाफ कर दो, आपका XL सेम रहेगा। यहाँ भी वही बात है, फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ाई तो ट्वाइस करी तो कैपेसिटेंस को हाफ कर दो ताकि XC विल रिमेन सेम, राइट। तो इस वजह से आप पूरा का पूरा Z कांस्टेंट होगा, सेम होगा, तो I भी सेम होगा और बल्ब के ग्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधी सी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो पहले ध्यान से। बल्ब बी एंड ए कैपेसिटर सी आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एसी सोर्स। हालांकि इसका डायग्राम फिर अलग होगा, ये नहीं होगा। यहाँ बल्ब और कैपेसिटेंस की बात हो रही है, एल इसमें इंडक्टर कहीं भी नहीं है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज नाउ इंट्रोड्यूस्ड, डाइलेक्ट्रिक स्लैब अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है ना। चलो दूसरा वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बल्ब है हमारे पास और एक कैपेसिटर है, आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन एसी सोर्स। तो एसी सोर्स आप ऐसे लगा करके ना डायग्राम ड्रॉ कर लो। देखो बच्चे, एक क्वेश्चन का ही क्यों ना हो, आपको डायग्राम ड्रॉ करके अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि पूरे आप कॉन्सेप्ट के साथ करो, समझ के करो, खोपड़ी को लगा के करो, तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज नाउ इंट्रोड्यूस बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ डाल दिया गया है। हाउ विल द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब चेंज? फिर से वही बात, ब्राइटनेस मीन्स जेड की बात करेंगे, फिर करंट की बात करेंगे, फिर हम ब्राइटनेस की बात करेंगे, ठीक है ना। तो हमें मालूम है कि जब भी डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस होता है कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर इंक्रीज हो जाता है, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है ना। और हमें मालूम है XC होता है 1/ωc। अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो XC की वैल्यू कम हो जाएगी ना, इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है। XC इनवर्सली रिलेटेड है। अब आ जाओ आप Z के फॉर्मूले में, ये लिखेंगे ना, यहाँ XL नहीं है, XL 0 है, इसलिए मैंने XL को हटा दिया है। XC की वैल्यू कम हो गई तो भाई Z की वैल्यू भी तो कम हो गई, Z की वैल्यू कम हो गई। और हमें मालूम है कि V = IZ होता है, दैट मींस V/I = Z होता है, यानी कि Z इनवर्सली रिलेटेड टू I होता है। Z की वैल्यू कम हो गई तो I की वैल्यू बढ़ जाएगी, I की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ब्राइटनेस भी तो बढ़ जाएगी ना, करंट ज्यादा निकलेगा यहाँ से तो बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली आप क्या लिखोगे? व्हेन कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक, impedance of the circuit comes down and hence current increases which increases the brightness of the bulb। सिंपल सी बात है ना। तो आप देख रहे हो ना, हर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर फॉर्मूले में छुपा है, राइट। तो फॉर्मूले आपको सब कुछ टिक पे होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस केस में क्या लगाएंगे। और ज्यादा फॉर्मूले इसी में तो है नहीं, ले दे के 2 ही 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। स्केच अ ग्राफ शोइंग दी वेरिएशन। आपको 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना एक बार में, आप पहले 3 खुद से ट्राई करके देखो कर पाते हो कि नहीं, फिर वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो। नहीं होता है थोड़ा सोच लो, खोपड़ी को काम पे लगाओ। नहीं होता है तो आपके लिए तुम्हें वीडियो बना ही रहा हूँ। चलो पहले ट्राई करो आप लोग फिर से। हाँ बच्चों, तो आगे करते हैं। आगे आपसे पूछा गया है ड्रॉ द स्केच, यही पूछा गया है ना। ड्रॉ ए स्केच ए ग्राफ showing the variation of impedance of LCR series circuit with the frequency of applied voltage, ठीक है ना। क्या बोला गया है? sketch a graph showing the variation of impedance, क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले आप लाइन ड्रॉ करोगे ग्राफ के लिए। क्या ड्रॉ करोगे? लाइन। तो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। कितना स्ट्रेट है ये? हाँ स्ट्रेट है। दूसरा ये है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। और यहाँ पर क्या है? Z है, इम्पिडेंस है, और ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ मिलता है वो ऐसा कुछ मिलता है ग्राफ। और यहाँ पे आपको एक मिनिमम पॉइंट मिलता है। क्या मिलता है? मिनिमम पॉइंट। यहाँ पर आपको मिलेगा Z = R। ये कब होता है? ये रेजोनेंस पे होता है। इस फ्रीक्वेंसी को मार्क करके FR लिख लो। FR मींस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ये आपके लिए एक्सिस हो गया। ये ग्राफ होता है इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों। ये ग्राफ को नोट कर लो अच्छे से। आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। द पावर ऑफ एन एसी सर्किट इज पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट इज 0.5। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट? पावर फैक्टर तो गिवन है, आपको पता होगा पावर फैक्टर क्या होता है। कोई बात नहीं पता है तो थ्योरी पोर्शन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं पता है तो। क्वेश्चन नंबर 4, पावर फैक्टर मतलब हम लोगों ने फॉर्मूला किया था ना, P = VRMS IRMS cos ∅, ठीक है। पावर फैक्टर इज क्या? 0.5, यानी कि इसी को हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं ना। cos ∅ को क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर,
ठीक है ना। cos फाइव को बोलते हैं पावर फैक्टर और इसकी वैल्यू है 0.5, तो आप लिखोगे cos फाइव 0.5 यानी कि हाफ। तो क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा है कि cos 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, यानी 5 की जो वैल्यू होगी वो 60 डिग्री होगी। आ गया फेज डिफरेंस, 5 को ही तो फेज डिफरेंस बोलते हैं, तो 60 डिग्री आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द टर्म वाटलेस करंट। डिफाइन द टर्म वाटलेस करंट। वापस आप इस फॉर्मूले में आ जाओ, P इज इक्वल टू VRMS IRMS cos फाइव, ठीक है ना। देखो हम लोगों ने डिराइव किया था कि जब प्योरली कैपेसिटर सर्किट हो, प्योरली कैपेसिटर, तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस था वो 90 डिग्री था, ठीक है ना। या फिर ये था कैपेसिटर के लिए था, इंडक्टर के लिए भी यही था ना, V और I के बीच का जो डिफरेंस था वो 90 डिग्री था। तो अगर हम लोग सिर्फ कैपेसिटर सर्किट की बात करें तो फाई क्या लेंगे, पावर क्या लेंगे, VRMS IRMS cos ऑफ 90 डिग्री। cos 90 क्या होता है, 0, ठीक है ना। और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, VRMS IRMS, यहाँ भी cos 90 लेना पड़ेगा मुझे, दैट इज 0, पावर इज 0, ठीक है। दोनों ही केस में पावर क्या मिल रहा है हमारे को, 0 मिल रहा है। इससे क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब भी प्योर कैपेसिटर सर्किट हो, उसमें रेजिस्टेंस इंडक्टर ना हो, प्योर कैपेसिटर, या फिर प्योर इंडक्टर अकेला हो इंडक्टर सर्किट में, तो उस टाइम जो पावर कंज्यूम करता है सर्किट वो 0 होता है। करंट तो है लेकिन पावर कंज्यूम बाय द सर्किट इज 0। तो हम लोग वाटलेस करंट में क्या लिखेंगे, डिफाइन द टर्म वाटलेस करंट, दोज करंट, आप लिख लो, दोज करंट which need zero power for its maintenance, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, those current which need zero power for its maintenance called wattless current, called wattless current, ठीक है ना। बढ़िया, आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। Define the term quality factor of resonance in series LCR circuit. What is its SI unit? Quality factor. Question number 6 आ गया है हमारे पास। Quality factor को Q से डिनोट करते हैं और क्या है? It is the ratio of voltage. देखो फॉर्मूला ये, फॉर्मूला इसका डेफिनेशन है, रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर, ठीक है ना। वोल्टेज VL मींस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज हो सकता है, तो मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो। और VC दोनों में से कोई एक लेना है, ठीक है ना, डिवाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, इसी को बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। और ये किस पे लेना होता है, ये रेजोनेंस के टाइम ही लेते हैं हम लोग क्वालिटी फैक्टर। इस फॉर्मूले को अब यहां देख लीजिए, क्या ये वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, दोनों ही वोल्टेज है, तो इसका कोई यूनिट और डायमेंशन तो होगा ही नहीं, तो लिख लो नो यूनिट और डायमेंशन, ठीक है ना। आपसे पूछा गया राइट व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट, बहुत सारे बच्चे कुछ भी लिख के आ जाते हैं, लेकिन ये रेशियो है सेम क्वांटिटी का तो नहीं ले सकते हम लोग इसका यूनिट और डायमेंशन। VL की जगह क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को आप चाहो तो मॉडिफाई भी कर सकते हो, इस फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, VL की जगह I इंटू एक्सएल और VR की जगह I इंटू आर, आई तो गया। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा इंटू एल होता है। यहाँ पर आप R लगाना, क्यों R लगाना, क्योंकि रेजोनेंस वाला ओमेगा, नॉर्मल ओमेगा नहीं है, हाँ लिखा है ना रेजोनेंस पे, डिवाइड बाय R को तो R ही रहने दो। ओमेगा का फॉर्मूला भी हम लोगों ने रेजोनेंस वाला डिराइव किया था, देखा था, तो वो था अंडर रूट ऑफ LC, ये अंडर रूट ऑफ L/C, ये आपको मिल गया क्वालिटी फैक्टर के। बहुत सारे फॉर्मूले बन गए, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखना, क्योंकि हो सकता है इस पर कोई न्यूमेरिकल आ जाए, तो आपको फॉर्मूले ध्यान में होना चाहिए, सॉल्व हो जाते हैं, ईजी होता है। 7th और 8th भी कर लेते हैं, इसको नोट कर लो जल्दी से।
चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास और 8 है। क्वेश्चन नंबर 7, देखो एक एक मार्क के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा दिमाग की जरूरत होती है, राइट। सोचना पड़ता है यार क्या लिखें कि भाई आंसर भी सही हो जाए, फुल मार्क्स मिल जाए। तो ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट VL इज इक्वल टू VC, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। देखो जब भी VL VC हो जाए ना, VL VC हो जाए, ये कब होता है? ये हमेशा तो होता नहीं है, ये सिर्फ रेजोनेंस पे ही होता है, ये सिर्फ रेजोनेंस पे ही होता है। VL को क्या लिख सकते हैं हम लोग? I इंटू XL लिख सकते हैं, I इंटू XC लिख सकते हैं, I तो गया, क्या मिलेगा मुझे? XL इज इक्वल टू XC मिलता है। और XL इज इक्वल टू XC कब मिलता है? जब रेजोनेंस होता है। तो एक ही बात है, आपको दोनों चीज एक ही चीज है। तो अब रेजोनेंस की जब बात होगी, XL इज इक्वल टू XC हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप इम्पीडेंस ट्रायंगल अगर जानते हैं, दिस इज Z, दिस इज R, दिस इज phi, दिस इज XL माइनस XC। यहाँ क्या बोला गया है? XL इज इक्वल टू XC, दोनों का डिफरेंस तो जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स ये साइड जीरो हो गया, ये साइड तो जीरो हो गया। दैट मीन्स इस साइड को नीचे गिरना पड़ेगा, यानी कि phi की वैल्यू हो गई जीरो। तो रेजोनेंस के बहुत सारे कंडीशन होते हैं। एक तो यहाँ मिल गया आपको, क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा आपने ये देख लिया जो हम लोग पहले भी थ्योरी में कर चुके हैं। तीसरा आपने ये भी देख लिया। ये सब रेजोनेंस के ही कंडीशंस है, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जाता है तो बच्चे भी घूम जाते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। An inductor is connected in series with a bulb to an AC source, ठीक है। इंडक्टर इज कनेक्टेड, हमारे पास क्या है? एक इंडक्टर है। An inductor is connected in series with a bulb to an AC source, ठीक है। एक इंडक्टर है और एक बल्ब है और ये AC सोर्स है। What happens to brightness of bulb when number of turns in the inductor is reduced? इंडक्टर का नंबर ऑफ टर्न कम कर दिया गया हो। देखो इंडक्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा था, एक डेरिवेशन और है जो सेल्फ इंडक्टर के बारे में था। फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। जैसे हम लोग के पास एक रेजिस्टेंस था ना, रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो क्या लिखते हैं? रो L बाई A, राइट। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है जो ज्योमेट्रिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है। सिमिलरली L का भी फॉर्मूला है, म्यू नॉट N स्क्वायर एरिया अपॉन लेंथ। ये इसका भी डेरिवेशन है, आप दूसरे वीडियो में देख सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा। इसका भी डेरिवेशन हम लोगों ने किया हुआ है। तो आप कह सकते हो ए लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर टू द नंबर ऑफ टर्न। अगर नंबर ऑफ टर्न कम होगा तो L की वैल्यू कम हो जाएगी, राइट। अगर N की वैल्यू कम होगी तो L की वैल्यू कम हो जाएगी, तो XL की वैल्यू कम हो जाएगी। XL की वैल्यू कम होगी तो करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ेगी, ठीक है ना। सही बात है। तो आपको बोला गया ब्राइटनेस के बारे में बताइए, नंबर ऑफ टर्न्स इज रिड्यूस्ड। आपने बता दिया करंट ज्यादा, ब्राइटनेस ज्यादा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको ग्राफ दिया गया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, सिंपल क्वेश्चन है। वर्ड थोड़ा ऐसा है कि लोग लगता है यार पता नहीं क्या है ये बैंडविड्थ। इन सीरीज एलसीआर सर्किट द प्लॉट ऑफ Imax वर्सेस ओमेगा इज शोन इन द फिगर, ठीक है ना। फाइंड द बैंडविड्थ एंड मार्क इन द फिगर। बैंडविड्थ फाइंड कीजिए। तो एक्चुअली बैंडविड्थ का मतलब होता है वैसी फ्रीक्वेंसी का गैप जहां पर IRMS फाइंड किया जाता हो। IRMS के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको मिलेगा ना फ्रीक्वेंसी गैप, IRMS के लिए जो आपको फ्रीक्वेंसी गैप मिलेगा इसी को बोलते हैं बैंडविड्थ, ठीक है ना, बैंडविड्थ ऐसे। तो IRMS निकालेंगे कैसे? IRMS होता है I0 बाई √2, सिंपल है। अब देखो I0 यहाँ पे क्या है? I0 क्या है? I0 तो 1 है, I0 तो 1 है। तो I0 बाई √2 जब मैं निकालूंगा ना, यानी कि 1 बाई √2 निकालूंगा, 1 अपॉन 1.4 की वैल्यू कितनी होगी? 1.1 की वैल्यू आपको मिलेगी अप्रॉक्स 0.7 के आसपास। तो 0.5 है, 0.6 है, ये 0.7 है, 0.7 है ये, ठीक है ना। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है, एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको 2 ओमेगा मिलेंगे ना, उनके बीच का जो गैप होगा
इसी को बोलते हैं डेल्टा ओमेगा, यानी कि बैंडविड्थ। आप ध्यान से देख लो, 0.5, 0.6, ये 0.7 है और ये क्या है 1.3 है। 1.3 में से 0.7 माइनस कर दो तो 0.6 मिलेगा। ये जो गैप मिल गया ये 0.6 मिला रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना, रेडियन पर सेकेंड है ना, 0.6 रेडियन पर सेकेंड, इसको बोलेंगे बैंडविड्थ। मार्क बोला गया, डायग्राम में दिखाइए बोला गया तो दिखा दिया ना, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से कीजिए, वीडियो को पॉज करके कोशिश कीजिए पहले खुद से, नहीं होगा तो वीडियो आप ही के लिए है ना। चलो ट्राई करो पहले आप लोग। चलो आगे करते हैं। यहाँ पे बोला गया है एन एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स एक्स एंड वाई। दो एलिमेंट है, एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स एक्स एंड वाई। द करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाई पाई बाई 4। करंट इज अहेड, करंट अहेड किसमें था, रेजिस्टेंस में? नहीं, रेजिस्टेंस में तो दोनों सेम फेज में होते हैं। करंट अहेड का मतलब है कैपेसिटर की बात हो रही है। कैपेसिटर में हम लोगों ने डिराइव किया था ना कि करंट इज अहेड बाय द वोल्टेज, ठीक है ना। ओके, वो अकेला था, जब अकेला था तो 90 डिग्री से अहेड था, लेकिन यहाँ पे दो एलिमेंट है, कैपेसिटर अकेला नहीं किसी के साथ मिला हुआ है, तो फेज डिफरेंस पाई बाई 4 दिखा रहा है, ठीक है ना। एक चीज प्योर है, देखो एक्स रेजिस्टेंस है तो वाई कैपेसिटर हो गया। नेम द सर्किट एलिमेंट वाई, तो वाई के लिए क्या लिखेंगे, बोलेंगे भैया वाई, तो वाई क्या है, वाई कैपेसिटर है, वाई कैपेसिटर है। एंड कैलकुलेट द आरएमएस करंट इफ आरएमएस वोल्टेज इज 141 वोल्टेज। तो जब करंट वोल्टेज आपको चाहिए तो आपको लगाना पड़ेगा V इक्वल टू आई जेड, ठीक है ना। V आपको गिवन है 141, I पता नहीं है, Z हमारे को पता है, R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, एक्सेल तो यहाँ पे है ही नहीं। अब क्या करें, लेकिन यहाँ पे पाई बाई 4 आपको गिवन है, तो आप फिर से इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। इम्पीडेंस ट्रायंगल बच्चों बड़े काम की चीज है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर देता है, इसीलिए इम्पीडेंस ट्रायंगल को नहीं भूलना है। ये R है और ये XC है, ठीक है ना। मुझे तो चाहिए Z मिल जाए और V तो गिवन है तो काम चल जाएगा ना अपना, अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ cos पाई बाई 4 R बाई Z। अब ये मत पूछना R बाई Z कैसे हुआ cos, भाई 10th क्लास में पढ़ा ना ट्रिग्नोमेट्री में, cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये तो 90 डिग्री है, तो cos 5 1/√2 हो गया, दिस इज R बाई Z हो गया, तो Z यहाँ क्या मिलेगा R√2, Z मिल गया R√2, पूरी Z की वैल्यू आ गई आपकी, तो ये अच्छी बात है। R√2, R क्या है 100, 141 I 100, 1.41 होता है √2 की वैल्यू, तो ये भी 141 हो गया। पूरा कैलकुलेट कर लो, I मिल गया 1 एम्पियर, करंट आपको मिल गया 1 एम्पियर, ठीक है बच्चों। चलो नोट कर लो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 भी करते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें और भी समझ में आ जाएंगी, क्लैरिटी आ जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। एट एन एयरपोर्ट अ पर्सन इज मेड टू वॉक थ्रू द डोरवे ऑफ ए मेटल डिटेक्टर। हमने देखा है ना, मेट्रो स्टेशन पे भी होता है डोरवे, ऐसा डोर लगा होता है मेटल डिटेक्टर वाला, वहाँ से पास करना पड़ेगा आपको फॉर सिक्योरिटी रीजन्स। इफ ही शी इज कैरिंग एनीथिंग ऑफ मेटल, द मेटल डिटेक्टर इमिट्स ए साउंड। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज दिस डिटेक्टर वर्क, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि हम लोग LCR पढ़ रहे हैं ना, वहां तो हम लोग इम्पीडेंस की बातें करते हैं, ठीक है ना, इम्पीडेंस की बातें करते हैं। तो जब हम लोग वॉक करके जाते हैं डोरवे के थ्रू, ये हमारे पास डोरवे है ना, ये डोरवे है, इसमें बहुत सारे कॉइल लगे हैं, ठीक है ना। और आप जब वॉक करके इसमें इंटर करते हो, तो इसका इम्पीडेंस को आप चेंज कर रहे हो, उसके अंदर आप जा रहे हो ना, कॉइल के अंदर जा रहे हो, तो कॉइल के अंदर जाने से क्या होगा, इम्पीडेंस को आपने चेंज कर दिया। अगर आपके पास कोई मेटल है, राइट, और आप उसको कॉइल में घुसा रहे हो, तो वही केस हो गया कि मेटल हम लोग को लेकर के कॉइल के अंदर घुसा रहे हैं। तो होता क्या है कि आपने इम्पीडेंस को चेंज कर दिया, ठीक है ना। आपके मूवमेंट से इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट बिकम चेंजेस, उस चेंज से क्या होगा, करंट चेंज होगा,
अब वो जो चेंज इन करंट है ना, वो सेंसर से अलार्म से लगा हुआ है। जैसे कोई चेंज होगा तो अलार्म बजेगा। या लाइट भी बहुत बार आप देखा होगा, लाइट की वॉल्यूम ऊपर नीचे होने लग जाती है, लाइट की जो ब्राइटनेस है, राइट। तो ये सिग्नल देता है कि अच्छा इस आदमी के पास जरूर कुछ मेटल वाला चीज होगा, तभी ऐसा सिग्नल आ रहा है। तो ये बेस्ड किस पे है? ये प्रिंसिपल ऑफ इम्पीडेंस पे बेस्ड है। इम्पीडेंस जब डिस्टर्ब होगा तो करंट में चेंज आएगा, एंड करंट का चेंज इज कनेक्टेड टू द अलार्म सिस्टम, वो फिर अलार्म बजेगा आपका, ठीक है ना। 14th क्वेश्चन करते हैं। 14th भी कुछ ऐसा ही है। 14th क्वेश्चन, लाइट बल्ब एंड एन ओपन कॉइल इंडक्टर आर कनेक्टेड टू एसी सोर्स, ठीक है ना। लाइट बल्ब है एंड एन ओपन कॉइल इंडक्टर में, सर स्विच ओपन है इसलिए बोला गया है। ओपन कॉइल इंडक्टर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स थ्रू की एज शोन, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड and after some time an iron rod is inserted into the interior of the inductor, the glow of the bulb increases, decreases, unchanged, ये आपको बताना है। as the iron rod is inserted, give your reason with answer. What will be your answer if AC source is replaced by DC source, ठीक है ना, ये आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले आपको इंडक्टर के बारे में सोचना पड़ेगा। इंडक्टेंस में L जो हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? L is mu naught n स्क्वायर एरिया ऑफ द कॉइल अपॉन लेंथ। अगर उसका मीडियम चेंज होगा तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू आर एक फैक्टर आएगा जो मीडियम के लिए होता है। यानी कि अगर आपने आयरन रॉड इंसर्ट किया है, आयरन रॉड इंसर्ट करने से क्या होगा? एल की वैल्यू बढ़ जाएगी। एल की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, बल्ब की ब्राइटनेस कम हो जाएगी, ठीक है ना। बल्ब की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। सिंपल सा फंडा है जो हम लोगों ने इसमें देखा, डिटेक्टर इसमें लगा था, तो इंपेडेंस चेंज होने की वजह से ही तो ये सब हो रहा है ना, ठीक है। और यहाँ पूछा गया व्हाट विल बी आंसर इफ सोर्स इज कनेक्टेड बाय ए डीसी सोर्स। अगर यहाँ डीसी सोर्स है तो क्या होगा? डीसी सॉरी, देखो डीसी में क्या होगा, यहाँ पर एसी की जगह डीसी लगाओगे ना। चलो वापिस आप एक्सेल पे आ जाओ, वापिस एक्सेल पे आ जाओ। एक्सेल क्या होता है? ओमेगा इंटू एल होता है, यानी कि 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल होता है। जब आप डीसी सोर्स लगाओगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स तो जीरो हो गया है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी जीरो के होने की वजह से दिस विल आल्सो बिकम जीरो, यानी कि ये रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं करेगा। जब आप डीसी लगाओगे ना तो ये जो इंडक्टर लगा है कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, सीधा सीधा करंट फटाक से जाने दे देगा, बल्ब के पार लगा जाओ भाई, तो बल्ब की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा मेंटेन रहेगी। और अगर आप कुछ रॉड घुसाओ कुछ भी कर लो फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो बल्ब की ब्राइटनेस है मेंटेन रहेगा सेम, ठीक है ना। बल्ब की ब्राइटनेस विल बी द सेम इन केस ऑफ डीसी, ठीक है। चलो, वो तो एसी की वजह से इसमें थोड़ा बड़ा उतार चढ़ाव होता है एक्सेल में, एसी की वजह से, नहीं तो नहीं होने वाला। हाँ, इन एन सीरीज एलसीआर सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस एन इंडिकेटर, इंडिकेटिंग होगा इंडक्टर होगा ये, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर आर 30 वोल्ट एंड 60 वोल्ट, 30 एंड 60 वोल्ट। What is the phase difference between the voltage applied and current in the circuit? आपसे phase difference मांगा गया है, तो phase difference जैसे ही मांगा जाए ना बेटे, आप तुरंत impedance triangle ड्रॉ कर लो, ऐसा ऐसा, this is R, this is Z, this is phi and this is XL minus XC, this one। अब इसको आप वोल्टेज के तरीके से भी देख सकते हो ना। अगर मैं सब जगह I लगा दूं, सब जगह I लगा दूं तो ये वोल्टेज हो गया, तो आप नया ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। फाई ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस जेड, यानी टोटल वोल्टेज, ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और ये हो जाएगा VL माइनस VC। अभी भी आप फाई निकाल सकते हो। तो यहाँ बोला गया है ना इंडक्टर और कैपेसिटर में सेम वोल्टेज है, सेम वोल्टेज 30 तो जीरो हो गया, जीरो हो गया तो फाई की वैल्यू जीरो हो गई, यानी कि तो रेजोनेंस की बातें हो रही है, ठीक है ना। यानी कि जीरो फेज डिफरेंस होगा बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ये तो इजी था, ठीक है। दूसरा करें, 17th वाला करते हैं, ये तो लॉलीपॉप निकला। चलो 17th वाला, रेजिस्टर R and an element X are connected in series, ठीक है ना। रेजिस्टेंस R and an element X are connected in series to an AC source of voltage. The voltage is found to lead the current by pi by 4। वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज फाउंड टू लीड, वोल्टेज तभी लीड करता है जब इंडक्टर हो, ध्यान रखना। कैपेसिटर में करंट लीड करता है, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है।
इफ x is replaced by another y the voltage lags behind, voltage lag. अब देख लो the voltage is found to lead by pi by 4. तो x आप क्या लिखोगे, इंडक्टर, एक्सएल इंडक्टर, और y क्या लिखोगे, कैपेसिटर. कैपेसिटर मींस xc की बातें करेंगे. आइडेंटिफाई x हम लोग आइडेंटिफाई कर लिया, ये इंडक्टर है, x क्या है, इंडक्टर है, इंडक्टर. When both x and y are connected in series with R with the same source, will the power dissipated in a circuit be maximum or minimum? ये पूछा गया है कि पावर डिसिपेटेड कैसा होगा. ठीक है, तो आप क्या करोगे, फिर से आप इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करोगे. पहला है XC, पहला है XL और ये क्या है, पाई बाई 4 है, ये Z है, ये R है. ठीक है ना. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा cos पाई बाई 4 R बाई Z. तो R की वैल्यू हो गई Z बाई √2. सिमिलरली आप कैपेसिटर के लिए भी काम करोगे तो यही फॉर्मूला मिलने वाला है, R इज इक्वल टू Z बाई √2. क्यों, क्योंकि वहां पे तो पाई बाई 4 ही है, यानी कि दोनों ही केस में R की वैल्यू सेम है और Z की वैल्यू सेम है. और XL की वैल्यू आप निकाल के अब देखो, यहाँ पर XL की वैल्यू क्या लिखेंगे, tan पाई बाई 4 क्या होता है, tan पाई बाई 4, या फिर ठीक है ना, tan पाई बाई 4 लेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि XL इज इक्वल टू R. ठीक है, सिमिलरली XC भी R मिल गया मुझे, दैट मींस XL इज इक्वल टू XC. ठीक, दोनों केस में हमने कंपेयर किया तो XL इज इक्वल टू XC आ गया ना. ये तो इजी रेजोनेंस पे होता है, और रेजोनेंस पे का मतलब फाई 0. जब तीनों को कंबाइन करेंगे, भाई दोनों की तो सेम आ रही है ना, LCR लगाने पे ये दोनों वैल्यू तो सेम है, यानी कि हम रेजोनेंस की बातें कर रहे हैं. रेजोनेंस की जब बातें करते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, cos phi 1 लेते हैं ना, मैक्सिमम वैल्यू. तो पावर विल बी दी मैक्सिमम. P is equal to VRMS IRMS cos phi. Cos phi की मैक्सिमम वैल्यू है, सो पावर डिसिपेटेड विल बी द मैक्सिमम इन दिस केस. ठीक है ना, नोट करते जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब. आगे करते हैं. ये दो सर्किट आपको दिए गए हैं. Given below are two electrical circuits A and B. Calculate the ratio of power factor. Calculate the ratio of power factor of circuit B to the power factor of circuit A. तो power factor के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, power factor के लिए cos phi लगाएंगे ना. cos phi क्या होता है, R by Z होता है. ठीक है, तो R by Z लगा लें इसके लिए. Z डिफाइन कर लो B के लिए. B के लिए पहले कर लेते हैं. तो क्या होगा, R स्क्वायर XL माइनस XC करेंगे तो 2R मिलेगा. यहाँ क्या लिखेंगे, 2R का स्क्वायर, ये हो जाएगा R√5. बढ़िया. अब निकालो आप ZA, तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस यहाँ पे XL अकेला है तो उसी का स्क्वायर करेंगे ना, ये हो जाएगा 9R स्क्वायर. तो ये हो गया R√10. ठीक है. पावर फैक्टर cos phi, इसका पावर फैक्टर B और A का रेशियो, B अपॉन cos phi A. तो B के लिए काम करेंगे तो क्या लिखेंगे, R बाई Z. ठीक है ना, R बाई ZB, फिर R बाई ZA. R कट गया, ये मिल गया ZA अपॉन ZB. ZA क्या है, ये है R√10 और ZB क्या है, R√5. ये है, तो आपको √2 मिल गया रेशियो. ठीक है, रेशियो क्या मिल गया, √2. ये रेशियो आपसे मांगा गया. चलो ये भी हो गया. नेक्स्ट है LCR सीरीज सर्किट है आपके पास. L और C और R सबकी वैल्यू दी गई है. आपको बोला गया है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस. रेजोनेंस पे आपको ओमेगा निकालनी है. तो हम लोग ने थ्योरी पोर्शन में पढ़ा तो है 1/√of LC एट रेजोनेंस. इसको ओमेगा R लिख दो. L की वैल्यू कितनी है, 4 है. C की वैल्यू कितनी है, 100 माइक्रोफैराड है. ये वैल्यू आ गई. इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं. √4 की वैल्यू 2 हो जाएगी. 100 का रूट 10 हो गया. 10⁻⁶ का रूट 10⁻³ हो गया. ठीक है ना, 10⁻² हो गया ये. तो 100 हो जाएगा. 100/2 50 हो गया. ठीक है, ओमेगा R 50 मिल गया. 100/2 50 रेजोनेंस पे फ्रीक्वेंसी.
करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस पे हम लिखते हैं V इज इक्वल टू आई आर, रेजोनेंस पे R लेते हैं, Z नहीं लेते। और वोल्टेज कितनी है, 240 वोल्ट है, I पता नहीं है, और R की वैल्यू 60 है, तो I की वैल्यू हो जाएगी 4 एम्पियर। हो गया। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर एट रेजोनेंस, पोटेंशियल ड्रॉप I इंटू एक्सएल लिखेंगे। I हमने अभी पता किया 4 एम्पियर है, ठीक है ना, 4 एम्पियर। एक्सएल क्या हो जाएगा, एक्सएल हो जाएगा ओमेगा एल, ओमेगा हम लोग ने 50 निकाला हुआ है, ठीक है ना, 50, और एल कितना है, एल की वैल्यू 4 है, ये कितना हो गया 200 इंटू 4 800 वोल्ट। 800 वोल्ट आपको मिल रहा है इंडक्टर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है बच्चों, ये सब क्वेश्चन बड़े मजेदार हैं, ये सब क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट रहता है आप मुझे क्वेश्चन भेजिए, आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बच्चों, टेक केयर।